एनसीईआरटी विज्ञान, ठीक है। पार्ट 1 लेकर चलेंगे बिल्कुल बेसिक से, और आप इसे प्लीज़ केयरफुली होके देखिए, ठीक है। देखिए आज जो बात करने वाले हैं पार्ट 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी आपकी विज्ञान, यहाँ पर लेना कक्षा 9th की, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर पढ़ना क्या होगा, आपका पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर पदार्थ पढ़ना होगा। तो पदार्थ से भी पहले एक आपको छोटी इकाई समझ लेते हैं। जैसे कि क्या होता है छोटी इकाई, परमाणु। क्या होता है, परमाणु। यानी परमाणु क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए परमाणु को बेटा इंग्लिश में कहते हैं इसे एटम। क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं इसे एटम कहते हैं, ठीक है। एक परमाणु की खोज के बारे में बात करें, परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु की खोज की थी महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद एक बाबा हुआ करते थे, ठीक है। बाबा भी पहले खोज किया करते थे, ठीक है। महर्षि कणाद ने किसकी खोज की थी, परमाणु की खोज की थी। अब परमाणु को उन्होंने देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे क्या, परमाणु देखिए जैसे परम प्लस अणु, ठीक है। परम प्लस अणु दो भागों में से विभाजित किया किन्होंने, महर्षि कणाद ने। और जो परम था इसका उन्होंने मतलब बताया भाई सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म मतलब कह सकते हैं कि आपका बहुत छोटा, बहुत छोटी इकाई, ठीक है। अणु मतलब आपकी इकाई कह सकते हैं, या आपका अणु भी बोल सकते हैं इसे। यानी इन्होंने बताया, महर्षि कणाद ने बताया कि परमाणु एक सूक्ष्म इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो किसी भी अभिक्रिया में स्वतंत्रता भाग ले सकता है। क्या, परमाणु, ठीक है। तो परमाणु के बारे में क्या क्या समझा थी, इसकी खोज की थी महर्षि कणाद ने। परमाणु क्या होता है, 2 प्रकार के पदार्थ, 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपका परम प्लस अणु, यानी परम की बात करें यहाँ पर क्या, सूक्ष्म, अणु मतलब है आपका इकाई, यानी ऐसी सूक्ष्म इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो किसी अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है, उसे कहते हैं क्या, परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या थी, एक छोटी सी बात थी जो परमाणु के ऊपर। अब चलते हैं बात किस पर करते हैं, पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए बात आती है यहाँ पर पदार्थ के बारे में, ठीक है। पदार्थ या इसका दूसरा नाम भी होता है क्या, द्रव्य, ठीक है। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पदार्थ को इंग्लिश में मटेरियल, ठीक है, या मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल या फिर मैटर बोलते हैं। अब भाई पदार्थ क्या होता है समझिए। पदार्थ यानी जिसमें खुद का भार होता है, जिसमें खुद का भार होता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है। जिसमें खुद का भार होगा, जो स्थान घेरेगा, उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। देखिए अब पदार्थ के बारे में बात आई है तो कह सकते हैं जिसमें खुद का भार होता है, ठीक है। जिसमें खुद का भार होता है, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है। देखिए जिसमें खुद का भार होता है, जो स्थान घेरता है, दैट मीन क्या, पदार्थ या द्रव्य होता है, ठीक है। अब देखिए आप चेयर भी ले लीजिए, जैसे चेयर को लेंगे या कुर्सी को लेंगे तो वो एक पार्टिकुलर जगह घेरेगी, ठीक है, और उसमें खुद का भी क्या होगा, भार होगा। कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए बक्सा ले लीजिए, बक्सा को आप जिसमें खुद का भार होता है, वो भी क्या करता है, स्थान घेरता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे भी क्या, द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए द्रव्य के बारे में समझ गए तो होंगे, तो अब इसकी अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं, यानी पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करें तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं यानी इंग्लिश में से बोलना चाहें स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर
पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए पदार्थ किस किस रूपों में पाया जाता है वो इस बारे में बताया गया। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है 5। कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 5। बेसिकली हमें क्या पढ़ाया जाता है? पदार्थ की अवस्थाएं 3 पढ़ाया जाता है, इसमें ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा जाता है, आगे में नहीं पढ़ा जाता, बट पदार्थ की 5 अवस्थाएं के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, अब देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से सबसे पहली जो अवस्था आती है, देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से सबसे पहली अवस्था आती है जिसका नाम क्या है? ठोस। इसका नाम क्या है? ठोस। ठीक है, ठोस की बारे में बात करें तो ठोस को इंग्लिश में कहते हैं बेटा सॉलिड। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। अब सॉलिड क्या है अभी? ठीक है, इसके बारे में कैसे लिखेंगे? देखिए सॉलिड यानी ठोस, यह पदार्थ की पहली अवस्था होती है। पदार्थ की पहली अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, यानी इसे कैसे बोलेंगे आप ठोस को? पदार्थ की पहली अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उसे पदार्थ की पहली अवस्था या फिर ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था कहते हैं। इससे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि अंतराणविक बल के बारे में आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर अंतराणविक बल, ठीक है, अंतराणविक बल यानी इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब सर ये क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स? देखिए अब इसके नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा, इंटर मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतः यानी अंदर लगने वाला, आणविक किसके बीच? अणुओं के मध्य बल। ऐसा बल जो अणुओं के मध्य लगता है, अणुओं को बांधने का काम करता है, उसे कहते हैं अंतराणविक बल कहते हैं। अब इसमें बात आती है सर अंतराणविक बल कितना होता है? ठीक है, तो अंतराणविक बल के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा अंतराणविक बल ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, अंतराणविक बल यानी अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ उसका, तो डायग्राम इस टाइप से मान लीजिए, बना लीजिए, मैं एक इस टाइप से ले रहा हूँ। देखिए ये मैंने कोई अणु बना दी बेटा, देखिए ये अणु, ये क्या है? अणु। अब आप यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स देखेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एक बहुत सारे आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, जो गोले गोले आपको दिख रहे हैं वो क्या है? सब आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। तो अणु क्या है कि उनके बीच बिल्कुल गैप नहीं है। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर गैप है बीच में? नहीं। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी सारे मॉलिक्यूल्स आपके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास में जुड़े हुए हैं। किस बल के कारण? अंतराणविक बल के कारण। अंतराणविक बल इसमें सबसे ज़्यादा है, इसीलिए क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास हैं, जिससे ये बांधने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बांधने का काम कर रहे हैं जिससे क्या कोई चीज़ हमारी कठोर है। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन रहता है बहुत प्यारा, जिसमें पूछा जाता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, बताइए सर ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठीक है, पूछा जाता है बताइए ठोस कठोर क्यों होते हैं, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए। तो उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर अंतराणविक बल के कारण ठोस कठोर होते हैं। सर अंतराणविक बल के कैसे कारण कठोर होते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? पास है, तो आपके मॉलिक्यूल्स बांधे रखे होंगे, बहुत पास होंगे, तो वो चीज़ कठोर होगी। आप इस मार्कर को देख पा रहे हैं, ये भी मॉलिक्यूल्स बहुत सारे इसमें पास है, इसलिए क्या ये मजबूत है। डस्टर देखिए, इस डस्टर को आप देख पाएंगे तो इसमें भी क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर इसे एक तरह अणु हैं जो एक तरह से बांधे हुए हैं। देखो कितना टाइट है ये, ठीक है ना। जितना ज़्यादा अंतराणविक बल होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्या होगी? कठोर होगी। इसीलिए क्या होता है? ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? अंतराणविक बल की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए सर यहाँ पर क्या है कि आकार और आयतन निश्चित कैसे होते हैं? ठीक है, ये भी आपको बड़ी अच्छी बात है पूछने वाली कि यहाँ पर आकार और आयतन सर निश्चित कैसे होते हैं।
देखिए अगर मैं आकार की बात करें सर, देखिए इसका आकार आप देख पा रहे हैं, यानी एक ठोस है ये, इसका आप आकार देख पा रहे हैं। इसका आकार मैं किस बेस से देख पा रहा हूँ, इस डस्टर का एक रेक्टेंगल टाइप का है, यानी आकार इसका फिक्स हो गया, ये बन चुका है आपका पहले से डस्टर रेक्टेंगल टाइप में। क्या चेंज होने वाला है? नहीं, ये आपका डस्टर ऑलरेडी बन चुका है, अभी इस रेक्टेंगल टाइप में ही रहेगा। ठीक है। आयतन की बात करें, ये कितनी जगह को घेर रहा है, देखना जरा, इतनी जगह को ये घेर रहा है, यानी वॉल्यूम को फिक्स कर दिया हमने, इसीलिए क्या आयतन और आकार इसका निश्चित है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित है। इसलिए आप समझेंगे कि आपका दूसरी अवस्था के बारे में। ठीक है, आई होप आप समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अवस्था यानी गैस, ठीक है, सॉरी द्रव के बारे में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं क्या, द्रव अवस्था। द्रव यानी इंग्लिश में इसे बोलना चाहें तो क्या, लिक्विड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, लिक्विड बोलते हैं। गैस सॉरी द्रव। अब द्रव अवस्था कैसे लिखेंगे सर? देखिए द्रव जो होती है पदार्थ की यह दूसरी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है। ठीक है, जिसमें इसका आकार और आयतन, इसमें इसका आकार आयतन, इसका आकार निश्चित नहीं होता। इसका आकार क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। आयतन इसका निश्चित होता है। ठीक है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, बट इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, एक तरह द्रव अवस्था बोलते हैं। अब बस सर बात आती है यहाँ पर कि अंतराणिक बल के कैसे कार्य इसको डिफाइन करेंगे। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर कि अंतराणिक बल कितना होता है इसमें, अंतराणिक बल। अंतराणिक बल कैसे काम करता है इसमें? अंतराणिक बल क्या होता है इसमें? ठोसों की अपेक्षा इसमें कम होता है। ठीक है, जैसे देखिए, ये देखिए, मान लीजिए इस टाइप से मैंने बना लिया, तो अब देखिए इसके मॉलिक्यूल्स देखना किस टाइप से आपके दूर दूर हैं। जरा इस मॉलिक्यूल्स को देखिए, अणुओं को देखिए, अणु क्या है, काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, अणु क्या है यहाँ पर, काफ़ी दूर दूर है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स आपके काफ़ी दूर दूर होने के कारण क्या है, इनके बीच गैप है, इसीलिए क्या है इसका, इनके मध्य क्या है, अंतराणिक बल की मात्रा कम है। अंतराणिक बल क्या है, इनके अंदर कम है। ठीक है, अंतराणिक बल क्या है, कम है, और ठोसों में सबसे ज़्यादा अंतराणिक बल ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए सर कि इसका आकार कैसे निश्चित है, और आकार कैसे निश्चित है और आयतन इसका कैसे निश्चित है। जैसे आप पानी की बोतल ले लीजिए, पानी की बोतल को अब जब उठाएंगे, ठीक है, पानी की बोतल देखेंगे तो उसको पानी बोतल मान लीजिए आपकी 750 ml की पानी की बोतल है, 750 ml की पानी की बोतल है, तो नहीं आपका आयतन फिक्स हो गया कि उसमें 750 ml ही पानी आएगा। दैट मीन क्या, उसका आयतन निश्चित कर दिया आपने। अब उस बोतल को आप इसे ऐसे राउंडिंग घुमाओगे तो उसका आकार कैसा होगा, पानी का आकार कैसा होगा, इस टाइप से लंब ऐसा। अगर ऐसे घुमा देंगे तो पानी का आकार कैसा होगा, इस टाइप से आपका पानी का आकार हो जाएगा। उसका आकार क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, यानी उसका आकार निश्चित नहीं है। इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन इसका निश्चित होता है। ठीक है, अंतराणिक बल कम होता है किसकी अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा अंतराणिक बल कम होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स क्या है, काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, लिखेंगे कैसे सर? देखिए पदार्थ की यह दूसरी अवस्था होती है, द्रव पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है जिसमें इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अंतराणिक बल ठोसों की अपेक्षा इसमें क्या होता है, कम होता है। इस टाइप से आप लिख देना, हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट तीसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे। जो तीसरी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? चलिए, तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है गैस। तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस। अब देखिए तीसरी अवस्था गैस है। ठीक है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ आपको, कैसे डेफिनेशन आप याद करेंगे। यह पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है जिसमें इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होने के कारण
ठीक है। इनके मध्य जो बल काम कर रहा होता है अंतराणिक बल वो सबसे कम होता है। आपसे पूछा जाए बताइए सबसे कम अंतराणिक बल किस में होता है, तो गैसों में सबसे कम अंतराणिक बल होता है। जैसे देखिए अगर मैं एक डायग्राम बना लूँ, मान लीजिए इस टाइप से, देखिए अंतराणिक बल क्या है, सबसे कम है। यानी मॉलिक्यूल्स कैसे बना पा रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स क्या है काफ़ी दूर दूर है, यानी कभी पास पास तो है नहीं आपके, जो अगर ज़्यादा पास पास होंगे तो वो चीज़ कठोर होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूल्स आपके काफ़ी दूर दूर होने के कारण क्या अंतराणिक बल यहाँ पर सबसे कम है, ठीक है। अंतराणिक बल सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोसों में, उससे भी कम द्रव में, उससे भी कम गैस में, ठीक है। पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, अंतराणिक बल क्या होता है, सबसे कम होता है। ये पदार्थ की हमने तीसरी अवस्था के बारे में बात की, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका क्या, चौथी अवस्था के बारे में। पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बात करेंगे जिसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा इसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ की ये चौथी अवस्था होती है क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए ये क्या होता है, ठीक है। देखिए जो प्लाज्मा होती है ये आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब में भरी होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब आता है उसमें ये प्लाज्मा भरा होता है। जैसे कि आप मार्केट में देखते होंगे कुछ एलईडी बल्ब इस प्रकार से भी आ रहे हैं जो एक बार चार्ज हो जाते हैं, विद्युत वाले एलईडी बल्ब जो आ रहे हैं वही बार चार्ज होने के पश्चात भी क्या होता है, स्वतः जलना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन क्या, उनके अंदर आपका प्लाज्मा भरा हुआ है। या फ्लोरेसेंट ट्यूब में ये भरे होते हैं क्या, प्लाज्मा भरा होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे आप, जैसे आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे इसे, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में भरी होती है। किससे भरी होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में भरी होती है, ठीक है। और जो जैसे कि आप समझते होंगे कि एलईडी बल्ब जो सफ़ेद वाले आते हैं, मार्केट से ले सकते हैं उसको, तो एक बार जब चार्ज हो जाते हैं वो जलते रहते हैं जब लाइट चलती है तब तक। जैसी लाइट चली जाएगी उसके बाद आपका जो बल्ब है वो स्वतः ही जलना शुरू हो जाएगा। दैट मीन क्या, प्लाज्मा उसमें, ठीक है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपके क्या, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में। देखिए पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन। बोस-आइंस्टाइन, ठीक है। पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में पूछे तो बता देना कि भैया इसकी पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है, बोस-आइंस्टाइन होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो इसको खोज आप कह सकते हैं इसकी खोज की थी सत्येंद्रनाथ बोस ने। सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज की थी। सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज की थी किसकी, बोस-आइंस्टाइन यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था की। सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज की थी। तो ये रही थी आपकी क्या कि पदार्थ की पांच अवस्था के बारे में, जिसमें हमने पहली ठोस समझी थी, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस-आइंस्टाइन, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन रहता है, बताइए कि सबसे ज़्यादा जो अंतराणिक बल होता है वो किस में होता है, तो क्या कहेंगे आप, ठोस में होता है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन एक और रहता है, मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए कि ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो तीनों अवस्था में रह सकता है। ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए, एक ध्यान से मैं, ऐसे पदार्थ का नाम बताएं जो तीनों अवस्थाओं में होता है, ठीक है। यानी ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जो तीनों अवस्थाओं में होता है। अब क्या है सोचिए जरा, चलिए आपने सोच लिया होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए जो पानी है यानी इसे बोलते हैं क्या, H2O, ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब सर कैसे पाया जाता है, सुन लीजिए। जैसे पानी यानी जल, अभी जल जो देख पा रहे हैं ये भी किस रूप में है, ये द्रव रूप में है अभी फिलहाल में, ठीक है। अब देखिए जल को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये
ये बन जाएगा बर्फ़। क्या बनेगा? बर्फ़। बर्फ़ बनेगा, ध्यान से बात है, ठोस बनेगा। क्या बनेगा? ठोस। तो पहले पहली अवस्था इसकी क्या? ठोस बनी, दूसरी आपकी द्रव बनी। अब सर गैस कैसे बनेगा? गैस जैसे इसको हम क्या करेंगे, पानी को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उबालेंगे, जब पानी उबलना शुरू होता है तो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो चीज़ क्या होती है? बर्फ़ बन जाती है। और पानी को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम गर्म करते हैं तो वो चीज़ क्या बनती है? गैस बनती है। यानी हमने समझ लिया कि पानी क्या है? पानी तीनों अवस्था में रहता है। पानी क्या होता है? तीनों अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये से आपको क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्था में रहता है, यानी उसे कहते हैं क्या? जल। जल आपका, जल को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, वो ठंडा करेंगे सॉरी, तो क्या बनेगा? ठोस बनेगा। जल को जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। तो ये बनी थी किसके बारे में? जल के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे और पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ इसी में टॉपिक में क्या होनी चाहिए। देखिए इसमें एक पॉइंट बड़ा अच्छा पूछा जाता है कि हिमांक क्या होता है? हिमांक, हिमांक। एक पूछा जाता है क्या? गलनांक पूछा जाता है। गलनांक। हिमांक, हिमांक का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। हिमांक का मतलब क्या? फ्रीजिंग। एंड गलनांक का मतलब मेल्टिंग। मेल्टिंग। ठीक है, हिमांक यानी क्या? जमना। ठीक है, जमना। अब देखिए ये क्या होता है इसमें जमने, इसमें हिमांक के बारे में समझ लीजिए पहले। ठीक है, एक हिमांक बिंदु भी होता है, पहले उसे बाद में समझेंगे, पहले आप क्या समझेंगे? हिमांक के बारे में समझिए। यानी जब किसी द्रव को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ठंडा किया जाता है, 0 डिग्री से कम से जब हम लेते चले जाते हैं तो वो चीज़ क्या होती है? ठंडे होते हुए बर्फ़ का रूप ले लेती है, यानी ठोस का रूप ले लेती है। वो चीज़ जमना शुरू कर देती है। क्या? हिमांक कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए, जब किसी द्रव को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ठंडा किया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ठंडा किया जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। जैसे जल का बर्फ़ में चेंज होना, जल का किस में चेंज होना? बर्फ़ में चेंज होना। किसके कारण? हिमांक के कारण। जल का बर्फ़ में चेंज होना हिमांक के कारण बात आती है। ठीक है, अब यहीं पर क्या है कि आपका गलनांक, जब किसी ठोस को, जैसे अब देखिए यहाँ बर्फ़ है, बर्फ़ का किस में हो जाएगा? जल में। बर्फ़ का जल में बदलना यानी मेल्ट होना, पिघलना। ठीक है, ठोस को किस में चेंज होना? द्रव में चेंज होना। और किसी द्रव का ठोस में चेंज होना, जैसे मिल क्या? हिमांक। और गलनांक, बर्फ़ का किस में चेंज होना? वाटर में चेंज होना, द्रव में चेंज होना, क्या आपका कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या है कि हिमांक के बारे में मतलब एक तरह से जमना। जमेगा कैसे? द्रव से आपका जब बर्फ़ में जाएगा, ठोस बनेगा तब तो जमेगा ना। ठीक है, अब गलनांक के बारे में, गलनांक मतलब बर्फ़ का जल में बदलना। अब देखिए बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर आप छोड़ दोगे तो वो पानी के रूप में क्या होगा? बदलना शुरू कर देगी, यानी पहले ठोस थी उसके बाद जल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बस आज हम इस टॉपिक पर इतनी बात करने वाले हैं, क्योंकि आज इस टॉपिक्स में क्या है, मैंने एक बेसिक सी टॉपिक से कवर की। अब कुछ बच क्या होगा वो नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर करा दी जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।